वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बिस्तर पर बैठी हुई लड़की को देखकर उसका दिल जरा सा धड़का। चेहरे पर संजीदा तासरात सजाए उसने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर नजरें फेरकर कमरे की सजावट को देखा। बिलाशुबह उसका कमरा हवेली का सबसे खूबसूरत कमरा था, लेकिन उस वक्त उसकी दिलकशी में इजाफा हो चुका था। सामने जहाजी साइज बेड पर बैठी हुई लड़की अपने अरूसी लिबास को फैलाकर गोया अपनी धाक पूरे कमरे पर बिठाए हुई थी। जालीदार घूंघट चेहरे पर गिराए अपने मुस्तरब हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए वो आने वाले का इंतजार कर रही थी, जिसने कमरे में आकर गोया हर चीज को मुकम्मल कर दिया। खुशबुओं का दिल फरेब झुमका उसके नथनों से टकराया तो उसने लरसती हुई पलकों से ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। और फिर सामने खड़ा हुआ शख्स उसी पर नजरें गाड़े हुए था, उसके करीब बैठ गया। हर शख्स की तरह ये रात उसकी जिंदगी की भी सबसे खूबसूरत रात थी, लेकिन मुंतखब करदा शख्स उसका इंतखाब का नहीं बल्कि आगा जान का इंतखाब था। ऐसा नहीं कि वो मुतमईन नहीं था, हो सकता है ये इंतखाब उसे मुतमईन करते हैं, लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कह सकता। उसके बैठते ही मनाहिल ने जरा सा हाथ खींचा और चूड़ियों की खन ने उस खामोशी को तोड़कर एक शोर बर्पा किया। मुकाबले ने चूमकर उसकी कलाई को देखा। सफेद धुरिया हाथ, उन पर लगी हुई खूबसूरत मेहंदी, कलाई पर पहनी हुई चूड़ियां, गजरे और रंगों में लिपटी हुई हसीन लड़की अपने धड़कते हुए दिल को संभालने की कोशिशों में हिलकान थी कि मुकाबिल ने हाथ बढ़ाकर वो जालीदार घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा। खुश आमदीद, कैसा लगा हवेली की बहू बनकर? उसका लहजा बिल्कुल नर्म और शफाफ था, कोई तंज नहीं। लेकिन फिर भी उसका हवेली की बहू कहना अपनी बीवी कहने की बजाय मनाहिल को अजीब सी उलझन हुई। उसके चेहरे की कम उम्री और मासूमियत बता रही थी कि वो भी बहुत मासूम है, बामुश्किल 20 साल की, जबकि सामने बैठे हुए शख्स 28 साल भरपूर जवान मर्द था, जिसने किसी ऐसी लड़की के इंतखाब के बारे में नहीं सोचा था। एक बार फिर वो जी भर कर बदमजा हुआ। बिलाशुबा वो हसीन थी, इतनी हसीन कि उसके चेहरे पर नजर ठहर जाए, लेकिन अपने गुलाबी लबों को एक दूसरे में पेवस्त किए वो जिस तरह घबरा रही थी, उसकी पलकें लरस रही थी, हाथ कांप रहे थे। ये चीज उसे हरगिज नहीं चाहिए थी। उसे उस वक्त अपने सामने बैठी हुई एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो पलकें उठाकर उसे देखती और फिर आगे बढ़कर बेबाकी से अपने बाजुओं को उसके गले में डाल देती। उसके चेहरे को ठोरी से थामकर उसने अपने करीब कर लिया। नरमी से उसके लड़सते हुए लबों को देखकर वो देर तक उसकी बंद आंखों को देखना रहा और फिर नरमी से सरगोशी की। तुम जानती हो तुम यहाँ आगा जान की मर्जी से लाई गई हो? जैसे उसे बाबे करवाने की कोशिश कर रहा था और उसने हैरत से आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखें गहरी भूरी रंग की थीं जो उस वक्त काजल से लबरेज थीं, बड़ी बड़ी गहरी आंखें जो किसी का भी दिल धड़काती थी। जी, उसने बस मुख्तसर सा जवाब दिया। वो जानती थी कि ये शादी टोटली अरेंज मैरिज है, लेकिन सामने बैठा हुआ फैजान मलिक उसके हवासों पर सवार हो रहा था। कितनी उम्र है तुम्हारी? उसने दोबारा पूछ लिया और उसे देखते ही सर झुकाकर उंगलियां चुरखाने लगी। 20 20 साल। ना जाने क्यों सांस उसके गले में अटक रही थी। आज तक वो किसी भी शख्स के इतना करीब नहीं आई जितना कि वो शख्स बैठा था, इतना करीब कि उसकी धड़कनों को अपने कानों से सुन सके। वो जरा सी दूर खिसकने लगी कि मुकाबिल ने उसकी कमर से थाम कर अपने करीब खींच लिया। मुझसे इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। तुम मेरी बीवी हो, मैंने तस्लीम कर लिया, लेकिन तुम्हें करीब करने में मुझे वक्त लगेगा। सामने बैठी हुई लड़की की आंखों में हल्का सा दुख लहराया। अपने दोनों लबों पर जबान फेंटती वो तसब्जुब की हालत में उसे देखती उसके अगले हुक्म पर बिस्तर से उतर गई। अपने अरूसी लिबास को संभालती वो जरा सी दूर हुई, जबकि वो बेख्तियार उसकी जानिब मुतवज्जा रहा। ना चाहते हुए भी उसकी मखमूर से खुशबू से अपनी जानिब खींच रही थी। वो बस ये दिखाना चाहता था आगा जान को कि इतनी हसीन लड़की उसके सामने लाने के बाद भी वो उसके दिल में कोई खास मुकाम नहीं हासिल कर पाई। लेकिन नहीं जानता था कि वो मासूम सी नाजुक लड़की आईने के सामने खड़े होकर उसने दुपट्टे को पिनों से आजाद करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों को खोलना शुरू किया। कुछ देर के बाद वो अपना लिबास तब्दील करके बाहर निकला तो वो खुद को ज्वेलरी से आजाद कर चुकी थी। बालों को खुला छोड़े वो अपने लिए कंफर्टेबल ड्रेस निकाल कर चेंज करने के लिए गई। उसके दिल में एक हल्का सा एतराफ हुआ। बिलाशुबह उस लड़की के लहराते हुए बाल बेतहाशा हसीन थे। उसकी उंगलियां सुलग रही थीं उन्हें अपने हाथों से गुजारने के लिए, लेकिन खुद पर जबर करते हुए वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर के बाद उसने आंखों पर हाथ रख लिया। वो रात उन दोनों के दरमियान एक खामोश तरीन रात थी। उसने मनाहिल से कह दिया था कि वो उस रात का तस्करा किसी के सामने ना करे, और उसे मालूम था राज की बातों को राज रखना वो बाखूबी जानती थी। देर तक अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद किए एक वसवसे में मुब्तला रही। फालिज़ादा बाग की मजबूरी उसके लिए इतनी अहमियत रखती थी कि पलट कर उस दरवाजे पर ना चाहती। ये रिश्ता सरासर उसके बाप की मर्जी से हुआ था। आज से पहले उसने फैजान मलिक का नाम तक नहीं सुना था। बड़ी हवेली के बड़े बड़े लोग और उन बड़े बड़े लोगों से तब मुतारिफ हुई जब आका जान उसके दरवाजे पर रिश्ते की गर्ज से गए। ऐसा नहीं था कि वो किसी खाते पीते घराने से ताल्लुक नहीं रखती थी। हवेली वालों की जायदाद के बाद उसके बाबा के पास अच्छी खासी जमीनें थी। उसके बाप ने 2 शादियां कर रखी थी।
उसकी माँ उसकी पैदाइश के 3 साल बाद इंतकाल कर गई और तब फारूक साहब ने दूसरी शादी नगीन बेगम से की। बदकिस्मती का आलम यह था कि वो सिर्फ फारूक साहब की बीवी साबित हो पाई, ना कि कच्ची माँ। अल्लाह ने उन्हें 3 औलादों से नवाजा और उन्होंने हमेशा एक फ़र्क रखा अपनी औलादों और उस मासूम सी लड़की के दरमियान, और यही वजह थी कि फारूक साहब उसे लेकर अलग हो गए। उनका घर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्से में वो अपने बाबा के साथ रहती थी, जबकि दूसरे हिस्से में उसकी दूसरी माँ अपने बच्चों के हमरा। बाबा आते जाते रहते, लेकिन रात वो हमेशा उसी के पास रहते, क्योंकि वो घर में अकेली होती। और अब जबकि वो उसके फर्ज से सुखदोष हो गए थे, उसकी तरह से जिम्मेदारी खत्म हुई, तो अब दोबारा उनकी जिंदगी में जाकर उनके लिए बाले जान नहीं बनना चाहती थी। अगला आने वाला दिन उसके लिए नए रिश्ते लेकर आया, नए बंधन, नई सोच, नया घर। वो मामूल के मुताबिक फजर में बेदार हुई, नमाज अदा की, नमाज के बाद थोड़ी सी तिलावत और फिर खुद को थोड़ा सा फ्रेश कर लिया। नाश्ता लगने से पहले उसने अपने लिए लाइट पिंक कलर का कामदार जोड़ा निकाला। इतना तो जानती थी कि वह हवेली की बहू है, शान उसी के हाथ में, और हवेली की इज्जत बचाना बाखूबी जानती थी। कमरे की बातें उनको कमरे तक महदूद रखे, अपने बालों को खुला छोड़े, उसने लाइट सा मेकअप कर लिया और तभी करवट बदलते हुए वो शख्स आधी नशीली आंखों को खोलकर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था जो बेदार हुआ और कमरे में मौजूद एक वजूद पहले से मौजूद था। अपने लहराते बालों को कंधे पर डाले वो झुककर जूता पहन रही थी, और फिर दुपट्टे को कंधे पर सेट करते और पलटती अपनी सोचों में गुम, उसकी नजरें बिस्तर पर करवट लेट कर लेते हुए शख्स से जा टकराई, जो बड़े अनहिमाक से उसे देख रहा था। और वह अच्छा खासा गड़बड़ा के रात की निस्बत उस वक्त बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही थी। हल्का हल्का सा मेकअप, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत तराशीदा लब, गालों पर पड़ने वाले गड्ढे और सुर्ख व सफेद रंगत। दराज का दुकामत के साथ वो सामने मौजूद शख्स के सारे एहसासात को जगा चुकी थी। आप आप उठ जाएं तो नीचे चलें। सिर्फ उसकी नजरों से खायफ होकर उसने बात बदलने का इरादा किया, लेकिन तब तक अपनी उंगली के इशारे से उसे अपने करीब बुला चुका था। घबराहट के आलम में जल्दी से उसके करीब आई और फिर 2 कदम दूर खड़ी हो गई, जबकि फिजा ने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू खींचा और वो कटी शाख की तरह उसके सीने पर आ गिरी। उसे अंदाजा नहीं था उस बेबाकी का, इसीलिए उसके सीने पर गिरे हैरत से उसका चेहरा देख रही थी, जिसके इर्द गिर्द खुशबुओं की दिलफरेब झोंके बिखर गए। इस लड़की की खुशबूदार मखमली जुल्फों से उठने वाली मखमूरी उसे अपनी लपेट में लिए जा रही थी। वो हसीन थी, बेतहाशा हसीन, और उसे इकरार करना पड़ा। उंगली की मदद से उसके बालों की लट को कान के पीछे अड़सते हुए उसने बेख्तियार उसके दबाए हुए लबों को आज़ादी बख्शवाकर उसके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे पर उंगली फेरी। वैसे आगा जान के इंतखाब की दाद देनी पड़ेगी। तुम तो बेतहाशा हसीन हो। एक नर्म सी सरगोशी उभरी, उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि मुकाबिल के सीने में धड़कन गूंजे। तुम्हें डर लगता है मुझसे? उसकी आंखों में देखते हुए उसने पूछ लिया। क्या हो कि वो सारे डर और सारे खदशों को छोड़कर उस वक्त उसके लबों पर झुक जाती तो शायद जिंदगी मुकम्मल हो जाती। वो ऐसा ही शख्स था, और अपने हमसफर के बारे में उसने ऐसा ही सोचा था। ये शर्माई लुझाई लड़की उसे कोफित में मुब्तला कर देती थी। नहीं नहीं, जल्दी से नफी में गर्दन हिलाते हुए उसे 3-4 बार नहीं कर दी, और यह अमूमी तौर पर फितरी बात थी कि एक अजनबी के पास एक लड़की का लहजा ऐसे ही लड़खड़ा जाता है। वो बहादुर बनने की नाकाम कोशिश कर रही थी और इसकी कोशिश पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। नरमी से झुकर उसकी गर्दन पर लब जमाते उसके पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ा गया। उसके हाथों को पीछे करती फौरन खड़ी हुई, लेकिन एक बार फिर लड़खड़ाते उसका सहारा लेके। चेहरे की जर्द रंगत मुकाबिल की नजरों से पोशीदा नहीं थी, और इसने भी उसे फरार का रास्ता दिखा दिया। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसे कमरे से भेजने के बाद वो देर तक उसी का मुतालिक सोचता रहा। वो जानता था कि अपनी शर्म और झिझक को साइड पर रख देगी, वो इसे अपनी जाने मुतवज्जह कर लेगी। वो बहक जाएगा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी? वो जो कुछ ही सालों के अंदर अंदर बिजनेस की दुनिया में अपना एक नाम पैदा कर चुका था, जिसे लोग मलिक फैजान के नाम से जानते थे, उसके पहलू में खड़ी लड़की अपने चेहरे की रंगत बदल ले तो तुफे उसके चेहरे पर। एक बार फिर वही बागियाना सोच सर झटकते वो उठ खड़ा हुआ। वो एग्जैक्ट अपने टाइम पर ही जागा था। फ्रेश होने के बाद हमेशा की तरह शानदार ड्रेसिंग की और फिर घड़ी पर एक नजर डालकर बाहर निकल आया। बाहर फारूकी साहब अपनी बीवी नगीन बेगम के हमरा नाश्ता लेकर आए थे। सबको सलाम करते हुए नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। तब आगा जान ने उसकी जानिब देखा था, कहीं जाने का इरादा रखते हुए बरखुरदार। उन्होंने बेहद आहिस्ता आवाज में पूछा। जी हाँ, आज एक जरूरी मीटिंग है, बस इसी सिलसिले में। मसरूफ से अंदाज में उन्होंने बात की, जबकि आगा जान को उसकी बात पर शर्मिंदगी हुई। एक खुद भरी नजर इर्द गिर्द डालकर उन्होंने गला खंकारा। आज जरूरी था? आप तो जानते हैं कि हर दिन जरूरी होता है। ऐसा कौन सा दिन है जो मेरे लिए जरूरी ना हो? मसरूफ से अंदाज में नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उसने गर्दन घुमाकर एक नजर उस लड़की पर डाली, और फिर गोट बाजू पर डालकर उठ खड़ा हुआ। खुदा हाफिज। पलट कर वो देर तक उसकी पुश्त को देखती रही, जबकि नगीन बेगम के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने दुनिया देखी थी, उस शख्स की आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो काबिल गौर होता। वो गर्दन घुमाकर चाहे उस पर एक नजर डाल भी गया, लेकिन उस नजर में वो चमक नहीं थी जो होनी चाहिए थी।
लेकिन उन्हें इस बात का भी यकीन था कि फारूक की बेटी इतनी खूबसूरत है कि वो किसी भी मर्द के लिए काबिल तवज्जो बन जाए। कुछ ही देर के बाद एक बार फिर बातों का सिलसिला चल निकला और माहौल में फैली हुई पेचीदगी खत्म हो गई। कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। किसी को मालूम नहीं था कि जिंदगी के मोड़ पर चल निकलेगी वो, जैसे यकीन था कि उस शख्स के दिल में अपनी जगह बना लेगी। सुबह के मंजर के बाद वो जो उसकी जाने माइल होने के बारे में सोच रही थी, हरगिज नहीं जानती थी कि मुकद्दर उसे किस समत धकेलने वाला है। ज़हेब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक ज़हेब चौहान से आज उसकी मीटिंग थी और मीटिंग हमेशा की तरह एक 5 स्टार होटल में रखी गई। अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ पूरे माहौल पर छाया हुआ था। ज़हेब चौहान के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना उसके लिए इतना ही ज़रूरी था जितना कि अपनी किसी भी बड़े ख्वाब की तकमील। अपने लबों पर एक पेशेवराना मुस्कुराहट सजाते उसने आने वाले ज़हेब चौहान को खुशामदीद कहा और फिर नज़र उठाकर उसके साथ खड़ी उसकी सेक्रेटरी को देखा। एक लम्हे के लिए उसकी नज़र ठहरी। बेहद खूबसूरत ड्रेसिंग लाइट ब्राउन कलर के लेयर्स में कटे हुए बाल, चेहरे पर मेकअप की नेचुरल सतह है, सुर्ख सफ़ेद रंगत, बातमात मुस्कुराहट। वो किसी के लिए भी काबिल तवज्जो बन सकती थी और इस वक्त अपने सामने बैठे हुए फैसान मलिक के लिए इतनी काबिल तवज्जो थी कि उसे सर उठाकर दोबारा उस लड़की को देखना पड़ा। ज़ोहेब चौहान एक अधेड़ उम्र का शख्स था जिसकी कंपनी उस वक्त अरूज पर थी। उस रोज उसका तारुफ नशवा रहमान से हुआ। ये सिर्फ एक तारुफ था जिसके लिए इतनी अहमियत नहीं रखता था, लेकिन उसे कायल होना पड़ा कि नशवा रहमान एक बेतहाशा ज़हीन और बातमात लड़की है। उसका लहजा इतना मजबूत है कि वो बात करते हुए जरा भर भी न लड़खड़ाए। वो देर तक उसके हिलते लबों को देखता रहा, फिर सर झटक कर ज़ोहेब चौहान की जाने मुतवज्जो हो गया। उस रोज ये साइन होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ नशवा रहमान की नज़रों में वो बुरी तरह अटक गया। वो नहीं जानता था कि जो लड़की उसके लिए तवज्जो का बाइस बनी है वो उस लड़की के लिए कितनी तवज्जो तलब बना होगा। लेकिन ये मामला महदूद था और मीटिंग के बाद मुलतवी हो गया। कोई नहीं जानता था कि एक बार फिर ये मामला जोर पकड़ेगा या नहीं। कोई जान भी कैसे सकता था। तकरीबन असर के करीब वो दोबारा हवेली में दाखिल हुआ। सबसे पहले उसने आंखों जान से मुलाकात की। उसके बाद जैनब बेगम से, और उनसे मुलाकात करने के बाद ही वो अपने कमरे में आया। जैनब बेगम ने खोजती हुई निगाहों से उसे देखा था। क्या तुम खुश हो? उसने उन्हें देखकर हाँ में सर हिला। अम्मी मैं मुतमईन हूँ। और ज़ैनब बेगम जानती थी कि खुशी और इत्मीनान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो लड़की बहुत अच्छी है। अगर तुम उसके साथ अच्छा रवैया रखोगे तो वो सारी ज़िंदगी तुम्हारा साथ देगी। और वो देर तक उनके चेहरे को देखता रहा। एक 28 साला ज़हीन बिजनेसमैन एक 20 साला लड़की से अपनी सारी उम्मीदें लगा ले, इस वक्त उसके लिए बेवकूफ़ी से कम नहीं था। खैर उन्हें इत्मीनान दिलाकर अपने कमरे में आया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वो सामने से बिस्तर पर लेटी हुई नजर आई। रात देर तक जानने की वजह से उस वक्त गहरी नींद में थी। दुपट्टे से बेनियाज वजूद तक ये बिखरे हुए बाल वो उसके बिस्तर पर पूरे हक से सकून कर रही थी और देर तक उसके सकून भरे चेहरे को देखता रहा। सामने सोफे पर बैठे उसने बारीक बीनी से उस लड़की का जायजा लिया। भरा भरा वजूद, धड़कती हुई धड़कनें, ना जाने क्यों से देखते हुए वो बहक रहा था। सामने मौजूद लड़की उसकी बीवी थी, उस पर हक रखता था। ना जाने कितनी बार उसने नजरों का रुख फेरा, लेकिन निगाहें भटक भटक कर उस लड़की की वजूद से टकरा रही थी। सिगरेट को लबों से लगाकर उसने शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोल दिए। एकदम ही उसके अंदर घुटन बढ़ने लगी, जज्बात बहकने लगे और फिर सिगरेट का धुआं हवा में तहलील करते हुए वो उठकर उसके करीब बैठ गया। घुटनों को मोड़े उसके करीब बैठकर वो बड़ी ही जाज़िये से उसका जायजा ले रहा था, जबकि उस लड़की को उसके करीब बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार फिर वो उसका कंपैरिजन नशवा से कर रहा था। नशवा के साथ उसकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उसे हमेशा से ऐसी लड़कियां बेहद पसंद आती। बोल्ड अंदाज, बेबाक सा लहजा, बातमात मुस्कुराहट और आंखों की चमक। उसने हमेशा अपनी बीवी को इसी रूप में सोचा था। हर मर्द की तरह उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी पूरे हक से उसके करीब आए, उसके आगोश में बिखरने के लिए तैयार है। लेकिन वो उसकी सोचों के बरक्स एक मुख्तलिफ लड़की थी। उस शाम आगा जान के कहने पर उसे घुमाने के लिए ले गया। देर तक उसके साथ रही, उससे छोटी छोटी बातें पूछता रहा और मुख्तसर से जवाब देकर नजरें झुका लेती। और बुलाकर उसने झुंझलाते हुए पूछ ही लिया, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं की गई? जबकि फौरन नफी में सर हिलाते उसे देखती रह गई। ऐसा नहीं है। फिर तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती, मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करती? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि शोहर को कैसे काबू में किया जाता है? एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट के साथ उसे कुरेद रहा था, जबकि उंगलियों को झटकाते हुए उसने दोबारा गर्दन मोड़कर उसे देखा। मुझे लोगों पर जबरदस्ती मुसल्लत होना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती, बल्कि मसला यह है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। इस रोज पहली बार उसने शिकवा किया था। गाड़ी रोककर मुकम्मल तौर पर उसकी जाने मुड़ते उसने देखने लगा। और तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? वो सवालिया नजरों से उसे देख रहा था, जबकि बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर मनाहिल उसके लिए एक बार फिर काबिल गौर बनी थी। उस वक्त यूं बच्चों की तरह रोते उसे अपनी सी लगी और उसके हाथों को थाम कर उसे करीब करते उसके लबों को देखता रहा। क्या तुम्हें इसीलिए नहीं लगा कि मैंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया? अब वो सरगोशी से पूछ रहा था और सामने बैठी बेवकूफ सी लड़की ने हाँ में सर हिला गई और फिर जबान को दांतों में दबाकर नहीं में सर हिला दिया, जबकि उसकी मासूमियत पर वो खुले दिल से मुस्कुराया था। तुम जानती हो तुम बहुत मासूम हो। एक रोज तुम्हारी मासूमियत तुम्हें खसारे न दे दे।
क्यों लग रहा था कि आने वाले वक्त के बारे में वो उसे पहले ही आगाह कर रहा है। और फिर नरमी से झुकते हुए हल्का उसके लबों को छूकर पीछे हटा। ठीक है मोहतरमा, मैं इसे अपनी गलती मान लेता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे करीब आने से मैं तुम्हें पसंद करूंगा तो तुम्हारे करीब आकर भी देख लेता हूँ। जबकि उसकी इतनी सी गुस्ताखी पर भी नाहिल को लगा जैसे उसका दिल उछल कर हलक में आ गया है। दिल की धड़कन को संभालती हुई वो लबों को कुचल कर रह गई। वो देर तक उसे देखता रहा। वो चाहता था कि वो यूं ही बातें करती रही और वो सुने, उसके बारे में जाने, लेकिन उसने खामोशी इख्तियार कर ली। वापसी पर मिनाइल ने गोलगप्पे खाने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो उसे ठेले के करीब ले गया। हालांकि आज से पहले ऐसा नहीं था कि वो किसी लड़की को गोलगप्पे खिलाने लाया हो, लेकिन उस वक्त गाड़ी में बैठा था जो एक गोलगप्पा मुंह में रखती मसरूर हो रही थी। अपनी धुन में मस्त एक लम्हे के लिए भूल गई कि वो किसके पहलू में है। ये मोहब्बत थी, वक्ती अट्रैक्शन, या सिर्फ पसंदीदगी, या फिर रिश्ते का लिहाज, जो भी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से बढ़ जाता अगर उसकी जिंदगी में नशवा रहमान एक बार फिर एंट्री ना मारती। उस रात में इन दोनों के दरमियान कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं बन पाया, और वजह थी कि उस रात अचानक आने वाली नशवा की कार। बात सिर्फ कान के मुतालिक थी, लेकिन बात देर तक होती रही। नशवा बहुत खूबसूरती से बात करती थी। बात को संभाल कर करना, लहजे की खनक, सब कुछ ऐसा था कि फैजान मलिक देर तक उसकी बात सुनता रहा। और वे जब काल अपना कट कर कमरे में आया तो नाजुक सी लड़की एक बार फिर गहरी नींद में उतर चुकी थी। उस पर एक नजर डालने के बाद उसके पहलू में लेट गई। कुछ ही देर के बाद नींद उस पर मेहरबान हो गई। अगले दिन उसके ऑफिस में वो एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए आई और उस रोज बड़ी मोहब्बत से उसने फैजान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे मालिक साहब? हल्का सा मुस्कुराकर उसने कहा था, और फैजान कुछ देर उसे देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर उसके मखमली हाथ को थाम लिया। बात सिर्फ दोस्ती तक थी। वो बस उसे दोस्ती रखना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि दोस्ती कहाँ तक जाएगी। जबकि दूसरी जाने उस लड़की के साथ भी उसके मामलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। वह बेधड़क होकर फैजान से बातचीत कर लिया करते। उन दोनों में से अंदाजा हो चुका था कि वो फैजान को चाहने लगी है। बेतहाशा निकाह होता है, और फिर मासूम लड़कियां जब एक बार किसी से मुंसलिक हो जाती हैं फिर खुद को उनके मुतालिक सोचने से बाज नहीं रख पाती। फिर उनके मुतालिक सोचती हैं, उनके बारे में जानती हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों को उठाकर अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करती हैं। वो दोबारा अपने बाबा से मुलाकात करने के लिए भी गई और उन्हें भी यही एहसास दिलाया कि बेहद खुश और मुतमईन है। दिन भर की रूटीन उसके सामने बयान करती और वो काम करते हुए सुनता रहता। उन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती थी, लेकिन इस दोस्ती से भी ज्यादा अच्छी दोस्ती थी नशवा और फैजान मलिक की। वो उन दोनों के दरमियान एक तीसरी औरत का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही थी। उसे फैजान मलिक अच्छा लगने लगा था, और बात अच्छे से कब बढ़ी उससे भी अंदाजा नहीं हुआ। उस दिन जाने बेगम के कहने पर ही वो फैजान के लिए तैयार हुई। मैरून कलर की शफून की साड़ी में उसका दमकता हुआ वजूद गजब ढा रही थी। उसने अपनी पसंद का सारा खाना बनाया। जब फैजान कमरे में दाखिल हुआ तो एक दिलफरेब सी खुशबू ने अपनी जाने मुतवज्जा किया। फिर वो मुस्कुराकर उसके सामने आई। वो देर तक उसे देखता रहा। आज से पहले उसने इसे इस हुलिये में नहीं देखा था। साड़ी में दमकता हुआ वजूद, स्लीवलेस ब्लाउज, या जिसका गला ज्यादा गहरा था, वो गज़ब ढा रही थी। जबकि उसे गहरी निगाहों से देखता हुआ शख्स खुद पर से कंट्रोल होता जा रहा था। हल्की रोशनी में छाया हुए खुमार ने उसे बेकाबू कर दिया, और आगे बढ़कर उसे कमर से थाम कर घुमाते हुए उसकी पुश्त को अपने साथ लगाकर वो उसके कान के करीब झुका। तुमने सब कुछ करने में देर कर दी, लेकिन चलो कम से कम तुम्हें ख्याल तो आया। उसके करीब आकर सरगोशी कहते उसे एहसास दिला रहा था, जबकि कामते हुए वो जरा सा उससे दूर होने लगी। वो अम्मी अम्मी जान ने ऐसा कहा था, मैं आपके लिए तैयार हो जाऊं। वो सिर्फ अपनी खौफ को कम कर रही थी, जबकि मुकाबिल उसके बाले में उंगलियां फंसा के उसके चेहरे को करीब कर लिया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों की गम सांसें एक दूसरे के चेहरे को झुलसा रही थी, जबकि पूरे हक से उसके अबों पर अपने अब जमाते हुए एक लम्हे के लिए वो हर चीज को फरामोश कर गया। कौन सी नापसंदीदगी, कहाँ की नापसंदीदगी, और कहाँ गए नशवा रहमान? वो कोई दिल फेंक का मर्द नहीं था, लेकिन सामने खड़ी लड़की उस पर हक रखती थी। 2 हफ्तों से उसकी बीवी थी, उसके पहलू में सो रही थी, लेकिन आज तक उसने कोई हक कायम नहीं किया। और आज पूरे हक से उस नाजुक सी लड़की को सलते हुए वो बेकाबू हुआ जा रहा था। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ फैजान, पूरी दुनिया से ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ। नम आंखों से मुस्कुरा के उसके गले में बाजू डालते हुए उस रोज उसके सामने बिखर गई। हकीकत भी यही थी कि अपना दिलो जान शख्स पर निछावर कर चुकी थी, जो उसके लबों पर अपना नक्श छोड़कर उसकी सराहीदार गर्दन को निशाना बना रहा था। एक लम्हे के लिए वो रात उन दोनों के दरमियान यादगार रात बनने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि कल क्या होगा। जो था वो आज था, और आज सिर्फ नाहिल फैजान मलिक अपने महबूब तरीन शोहर के बाजुओं में बिखर कर उसे कामिल कर रहे थे। अगले दिन वो बेदार हुआ तो देर तक अपने पहलू में सोई लड़की को देखता रहा। रात वो अपना सब कुछ उस शख्स पर निछावर कर चुकी थी, जो उस पर हक रखता था, और उस शख्स ने भी बगैर किसी हेलोजत के उसे समेट कर अमर कर दिया। उसके चेहरे को देखते हुए एक अजीब सी उलझन उसके जहन में बढ़ती जा रही थी। उठकर फ्रेश होने के बाद वो बगैर नाश्ता किए दिन भर परेशानी में मुब्तला रही। उस रोज अपने ऑफिस में आने वाली नशवा की जानिब से उसने सर उठा कर नहीं देखा। वो नहीं चाहता था कि उसकी आंखों में मौजूद हमार नशवा आंखों से पढ़ ले, जबकि बाकी से उसके करीब आकर उसके चेहरे का रुख अपनी जाने फेरते हुए
वो उसके बालों को सुलझाने लगी। क्या कोई ऐसी बात है जो बहुत परेशान कर रही है मोहतरम? हमेशा की तरह नर्म और नाजुक सरगोशी फैजान मलिक को चौंका देने के लिए काफी थी और इसने आराम से नशवा को खुद से दूर कर दिया। हाँ, एक बात है जो मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही है, तुम्हारा इस तरह करीब आना, उसने बेधड़क कह दिया और नशवा जरा सा मुस्कुराते उसे खफकी से देखकर उसके सामने आकर बैठ गई। अगर मेरा करीब आना परेशान कर रहा है तो फिर परेशान होना बनता है। मैं तो अब दूर नहीं जाने वाली। और शख्स ने झुठलाकर सर उठाया था। उसका दिल चाहा कि सब चीजें उठाकर दीवार पर टेर मारे। ना जाने उसे किस बात का गुस्सा आ रहा था, जबकि नशवा ने हैरान होकर उसे देखा। उसकी फितरत हरगिज भी ऐसी नहीं थी जैसा वो शो कर रहा था। उठकर नशवे के करीब आते कुर्सी के इर्द गिर्द दोनों हाथ जमा कर उस पर झुका। मैं शादीशुदा हूँ, घर में मेरी बीवी मौजूद है, मनाहिल फैजान मलिक। क्या तुम्हें अब भी मेरा करीब आना कबूल है? और नशवा देर तक उसके चेहरे को देखती रही। उसके लिए नया इंकशाफ था। उसने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी वो शख्स उसके दिल में इतनी गहराई से बस चुका था कि ये बात सिर्फ उसे चौंका देने के लिए काफी थी। और दूसरी लम्हे उसने खुद पर झुके उस शख्स के कंधे पर हाथ रखते उसकी आंखों में देखा। हाँ, फिर भी मुझे सिर्फ अपने करीब फैजान मलिक चाहिए। नम आंखों से मजबूत लहजे में कहते हुए फैजान मलिक को साकित करके उसके करीब से बैग उठाकर बाहर निकालते हुए वो सिर्फ अपना एहसास छोड़ गई थी। कुछ था जो बहुत गलत होने जा रहा था और इस कुछ पर ही तो उसका बस नहीं था। दूसरी मरतबा वो बहकर भी उस लड़की के करीब नहीं गया, लेकिन ये हकीकत थी कि लड़की उसकी तमाम जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रही थी। हर रात उसके करीब आकर उसके सीने पर सर रखकर वह इकरारी मोहब्बत करती और वह बस चुपचाप उस इकरार को सुनता रहता। उस रात के ठीक एक हफ्ता गुजरने के बाद वो दोपहर भी एक ऐसी दोपहर थी जिस दोपहर में नशवा और वो खाना खाने आए और ये खाना नशवा की जानिब से था। खुद को लाख मनाने और लाख मिन्नत समाजत करने के बाद भी खुद को रोक नहीं पाए। उस लड़की से मुलाकात करने के लिए, उस लड़की से बात करने के लिए एक आदत हो चुकी थी उसे। जब हमें गुनाहों की आदत हो जाती है तब हमारे लिए अच्छा बुरा मान ही नहीं रखता। ये भी अजीब था कि उस रोज के बाद नुश्मा ने कभी दोबारा मनाहिल का जिक्र नहीं छेड़ा, ना इसे पूछने की कोशिश की, ना इस पर दबाव डाला कि वो मनाहिल को छोड़ दे। उसे बस फैजान मलिक चाहिए था जो उसे दस्तयाब था, चाहे आधा चाहे मुकम्मल, उसे कोई परवाह नहीं थी। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके मुझे मुकम्मल कर दोगे फैजान मलिक? नुश्मा ने मोहब्बत से अपना मखमली हाथ उसके सामने फैला दिया और वो सर उठाकर उसकी आंखों में देखता रहा। उस वक्त दोनों सब कुछ फरामोश कर चुके थे। हकीकत तो ये थी कि वो भी उस लड़की को दिल से जाने लगा था। अगर मनाइल उसके दिल में कोई अहमियत रखती थी तो नशवा भी उसके दिल के इतना ही करीब थी जिसे खोकर वो बेचैन रहता, जिसे वो हालात के हवाले नहीं कर सकता था। और काफी देर सोचने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। ये जानते हुए भी कि मैं मुकम्मल तुम्हारा नहीं हूँ, फिर भी नशवा की मोहब्बत की खुमारी उसकी रग रग में समा को समागरूर बना चुकी थी। वो लड़की उस पर जान मारती थी, बगैर किसी भी बात की परवाह किए उसे अपनाने के लिए तैयार थी। तो फिर वो कौन हो सकता था कि उसकी मोहब्बत को तस्लीम ना करता? उस रोज वो गया हवाओं में उड़ रहा था। बेबाकी से उसके करीब आती नशवा को खुद से दूर धकेल दिया। मैंने कहा इससे पहले इस सब का कायल नहीं हूँ। वो सरगोशी बोला तो जरा सी हंस पड़ी। मैं भी, आंख दबाकर कहते हुए उसके करीब से निकल गई और उसी खुमारी में वो घर में दाखिल हुआ। वो नहीं जानता था कि एक नई खबर उसकी मुंतजर है। कमरे में दाखिल होती सामने बैठी नाजुक सी लड़की उसकी मुंतजर थी, जो उसे सामने पाकर चमकती आंखों से उसके करीब आई और पूरे हक से हमेशा की तरह उसके सीने पर सर रख दिया। वो बस यूं ही खड़ा रहा और फिर उसे खुद से दूर करते उसकी चमकती हुई आंखों में देखा। कुछ था जो उसकी आंखों को चमकाने का बायस बन रहा था। कुछ था जिसकी वजह से एक शरीर से मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्स कर रही थी और नरमी से उसका हाथ अपने पेट पर ले जाकर रखते हुए ही उसने फैजान मलिक के हर सवाल का जवाब दे दिया। कुछ देर वो यूं ही खड़ा रहा बगैर समझे, और जब समझा तो फिर झटके हुए अपना हाथ वापस खींच लिया और हैरान और परेशान से उसे देखता रहा। तुम प्रेग्नेंट हो? उसने पूछ लिया और नायल ने हाँ में सर हिला दिया। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, अनारी सा हुस्न जगमगा रहा था, जबकि साकित खड़े फैजान ने एक ठंडी सांस खारिज की और पलटते हुए सोफे पर बैठ गया और वह हैरान होकर उसके करीब चली आई। उसके सामने ही घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखती हुए इस तरह से पूछ रही थी कि आप खुश नहीं हैं? और ये सवाल तो खुद भी नहीं जानता था वो खुश था या नहीं, लेकिन उस वक्त शदीद दबाव में उसने मनाहिल को जरा सा दूर धकेल दिया। मनाहिल, यार इतनी जल्दी बच्चा? अभी तो इनकी शादी को इतना अरसा भी नहीं हुआ था और ये बच्चा? ये तो हमारे ताल्लुक की मजबूती और हमारी मोहब्बत की निशानी है। मुलायम सी आवाज में उसको राकर से बताते हुए उसे इतनी खास नहीं लगी। उस रोज बगैर कोई भी रिएक्शन दिए वो कमरे से बाहर निकल गया। बेचैनी ने उसे इर्द गिर्द से दबोच लिया। ना ही उसने नशवा से कोई बात की थी और ना ही मनाहिल से, लेकिन मनाहिल उसकी कैफियत को समझ पा रही थी। उसे लगा वैसे अचानक मिलने वाली खबर या रद्द अमल है, लेकिन उसकी देर से घर आने पर उसे शदीद उलझन मुब्तला देखकर वो एक बार फिर करीब चली आई। क्या आप इस बच्चे से खुश नहीं? उसके सवाल मुकाबिल को मजीद बदमजा कर रहे थे और उसके हाथों को झटकते हुए पलट कर उसे देखने लगा। हाँ, नहीं हूँ खुश तो। वो पहली बार इतनी शिद्दत से धाड़ा कि वो चल कर जरा सी दूर हो गए और फिर नम आंखों से उसे देख कर रह गए। ये क्या तरीका था बात करने का? फैजान, उसके लबों ने सरगोशी की और फैजान ने पास पड़ा हुआ बात उठाकर जमीन पर दे मारा। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाजें अंदर ही दबकर रह गई, जबकि अपने कानों